नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बालकृष्ण शुक्ला, स्वागत है आपका। जसप्रीत जस्सल जी, राधे राधे। सुधीर शर्मा नीटा जी, जय बजरंगबली। संजीव शर्मा जी, राम राम। मोहन दुग्गल जी, राम राम। आप सबका स्वागत है। नितिन शर्मा जी, राम राम। दोस्तों, ज्योतिष की हमारी जो चर्चा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। भार्गव साजन जुड़े हैं, राजेंद्र मरवाहा जुड़े हैं, हार्दिक स्वागत। और देवगुरु बृहस्पति के ऊपर हमारी चर्चा चल निकली है। अमरजीत सिंह शीरा जी, एडवोकेट गुरमीत गिल साहब, दर्पण बहल, आप सबका स्वागत है। जुड़ते रहिए। अभी लगभग 30 लोग हो गए हैं। तो ये बृहस्पति की चर्चा बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है, कीमती है। रिया जैन जी, स्वागत है आपका। उसका एक कारण है। उत्कर्ष गौड़ और आशु कपूर, आपका भी स्वागत है। बृहस्पति की चर्चा इसलिए मैं आपसे कर रहा हूं। नीरू शर्मा जी, जय सिया राम। सुखबीर कौर जी, आप लेट नहीं हैं, अभी आए हुए, सिर्फ मुझे 1.5 मिनट हुआ है। रोहित शास्त्री जी, राम राम। राजेश मल्होत्रा, स्वागतम। बृहस्पति की चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, या पिछले 20 साल के मेरे प्रैक्टिकल के कैरियर में मुझे मिले हैं, जिनका यही कहना रहा है। प्रिंस शैरी जी, नमस्कार। कि पंडित जी, बृहस्पति की दशा जब आएगी तो राहु से बेटर फल देगी, हमने ऐसा सुना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बहुत सारे मुझे ऐसे मित्र मिले हैं जिनके मस्तक पर केसर का तिलक लगा होता है। बहुत सारे, लाखों की संख्या में मिले होंगे। निस्संदेह बृहस्पति को मजबूत करने के लिए ये केसर का तिलक लगाया जाता है। और आज भी मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप मिले हैं। सोहन राणा जी, कपिल जी, आदित्यनाथ पाठक, सबका स्वागत है। जितेंद्र शर्मा, हार्दिक स्वागत। कल वाला लाइव आप लोगों ने देखा, आपने शेयर किया। इसका मैं आपको फायदा बताता हूं शेयरिंग का। आपकी प्रोफाइल से आपके किसी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार ने देखा होगा, मेरी प्रोफाइल से आप लोगों ने देखा होगा। अनिल सिंह जी, स्वागत है। बलविंदर जी, स्वागत है। अलका शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र सिंह बमरा जी, नमस्कार। सुनील मल्होत्रा जी, आपका भी स्वागत है। भरत, आपका भी स्वागत है। तो कल वाला लाइव आपने देखा, जब मैंने आपसे ये चर्चा की कि केसर का तिलक लगाकर दैत्य लगन वाले कैसे मुझे परेशान मिले हैं। कभी बीमार मिले हैं, कभी कचहरी में मिले हैं, कभी अस्पताल में मिले हैं, कभी किसी मुसीबत में मिले हैं। अब आप अपना अनुभव आपके साथ मैंने साझा किया है। तो आज पूरा व्हाट्सएप जो है मेरा इस एक प्रश्न से ही भर गया कि पंडित जी, हम भी केसर का तिलक लगाते हैं और बड़े परेशान हैं, और पिछले कई सालों से लगाते आ रहे हैं। खासकर टीवी चैनल पर कई ऐसे कार्यक्रम देखे हैं, उनके माध्यम से ये जानकारी ली है, लेकिन सचमुच आपके कहने के अकॉर्डिंग परेशान है। तो आपके शेयर करने का ये इतना अच्छा रिजल्ट निकला है कि बहुत सारे लोगों को आज मुझे अवसर मिला उनकी कुंडली में और उनके उपायों में सुधार करने का। बहुत सारे, कम से कम 25-30 लोगों का यही प्रश्न आया मुझे आज। तो मैंने उन सबको कहा कि सेंड योर डिटेल्स,
राजीव कालिया जी, सुदर्शन कुमार जी, प्रिंस शहरी, आप सबका स्वागत है। सुरेश कालिया जी, हाँ आपने भी लिखा है, प्रिंस शहरी ने भी, कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं पंडित जी। अलका जोशी, पूनम शर्मा, सबका स्वागत है। और मैंने कईयों की डिटेल्स मंगवाई, हालांकि मेरे पास पेंडिंग चल रहा होता है। जिनकी 3-4 दिन पहले मुझे डिटेल्स आई हुई हैं उनको भी मैंने आंसर करने होते हैं। और हर एक का ये दिल करता है कि इधर मैं फीस भेजूं, डिटेल्स भेजूं, और उधर पंडित जी उसी टाइम मुझे आंसर दे दें। तो ये भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मुझे 2-3 दिन लग जाते हैं आप लोगों के आंसर करते हुए। पर क्योंकि मेरी अपनी क्यूरियोसिटी थी, आज जिन लोगों ने मुझे भेजा कि केसर का तिलक लगाकर हम परेशान हैं, तो उनका मैंने तुरंत टेवा चेक किया, तुरंत, और सामने नजर आ गई, वही रिजल्ट आ गया कि कन्या लगन वाले केसर का तिलक लगा के परेशान है, तुला लगन वाले परेशान है, मकर कुंभ वाले तो बहुत परेशान है, मिथुन वाले परेशान है, वृष वाले परेशान है। तो इस नतीजे को आप समझ लीजिए कि जो देव श्रेणी और दैत्य श्रेणी का मैंने आपको अलग अलग छांटना सिखा दिया है, ये सबसे कीमती बात है। और इस कीमती बात को आप संभाल लीजिए अब, कि अगर दैत्य श्रेणी है आप, तो ये पीला पुखराज आपके लिए शत्रु है, ये मंगल का मूंगा आपके लिए शत्रु है, चंद्रमा का तो मोती लगभग देव लगन वालों को भी बड़े ध्यान से पहनाता हूं मैं, क्योंकि ये शरारती ग्रह होता है चंद्रमा। 2 दिन बाद, 2.25 दिन बाद राशि बदल जाता है। और सूर्य का माणिक आपके लिए एंटी है। किनके लिए? मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ, इन 6 जानों के लिए, जिनको दैत्य श्रेणी में बांटा गया है। तो आज मुझे जितने आपके व्हाट्सएप आए कि केसर का तिलक लगा के मैं भी परेशान हूँ, पुखराज पहनकर मैं भी परेशान हूँ। खासकर बृहस्पति की दशा में लोग आपको पुखराज पहना देते हैं कि लो जी अब तो गुरु की दशा आ गई है, पुखराज पहन लीजिए। ये भी नहीं देखते कि ये दैत्य श्रेणी का लगन है। तुला लगन वाले जो असुरों के गुरु के कैंप के हैं, उन्हें पुखराज पहना देते हैं। मैं भी हैरान हूँ ऐसे एस्ट्रोलॉजर से, क्या कहूँ अब उनको। तो मैंने आज 8-10 कुंडलियाँ खोल खोल के देखी, और सबका मुझे नज़र आया, जिन लोगों के मुझे व्हाट्सएप मिले थे, कि लगभग हम गलत उपायों के कारण अच्छा फल नहीं पाते। इसलिए हो सकता है ज्योतिष के प्रति भी निंदनीय हो जाते होंगे बाद में। ये भी कह देते होंगे क्या ये चक्कर है, यहाँ भी खर्चा कर दिया, वहाँ भी पैसा लगा दिया, उपाय भी कर लिया, रतन पुखराज भी पहन लिया, केसर का तिलक भी लगा लिया, फिर परेशानी की परेशानी। लेकिन कारण है उसके पीछे, उसके पीछे कारण है कि हमें सही गाइडेंस नहीं मिल रही। खासकर उत्तर भारत में तो बिल्कुल नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे तो रिवाज है, लगन का अंक मिटा देते हैं। ये भी नहीं पता उनको इसका लगन क्या है, राशि क्या है, उसको मिटा देते हैं। फिर कहते हैं पहले घर में ये, दूसरे घर में ये। ऐसा नहीं होता। लगन में कौन सा है, लगन के बाद आपके 12 घरों में कौन कौन से ग्रह हैं, लगन की राशि के अनुसार देखा जाएगा। 1, 2, 3, 4 घर का नंबर तो हो सकता है, लेकिन उन घरों के स्वामी सारे अलग अलग होते हैं, इसलिए कंफ्यूजन है। तो ये जो जुपिटर की चर्चा कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अधिकांश लोग, 100% लोग यही समझते हैं कि 18 साल के राहु की संघर्ष भरी स्थिति के बाद 16 साल के गुरु की राहत भरी स्थिति आएगी, लेकिन आती नहीं है। क्योंकि बृहस्पति कुंडली में एंटी भी हो सकता है। देव लगन वालों के लिए भी एंटी हो जाता है गुरु, ध्यान से समझ लीजिए। राहु के साथ गुरु, केतु के साथ गुरु चंडाल दोष हो, तो चाहे वो वृश्चिक लगन हो, धनु हो, मीन हो, उनके ऊपर भी विपरीत प्रभाव डालेगा। इसको समझ लीजिए। चाहे वो आपके मित्र ग्रहों में से है, इसके ऊपर भी वो विपरीत प्रभाव डाल सकता है। वो कुंडली की स्थिति बताएगी। तो ये चर्चा हम आगे लेकर जाएंगे। 61 लोग सामने मुझे दिखाई दे रहा है जुड़ गए हैं। सबसे पहले इसको शेयर करेंगे। 60 लोग अब मुझे देख रहे हैं, और आपके साथ मैं भी शेयर करने जा रहा हूं अपने दूसरे प्रोफाइल पे।
तो अगले 1-1.5 मिनट में 60 शेयर। तो ये चर्चा बड़ी कीमती है, साथ में आपसे बातें भी करते जाएंगे कि आपकी कुंडली में 6ठे घर में है बृहस्पति, 8वें घर में है बृहस्पति या 12वें घर में है बृहस्पति। इसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कीमती है। किन के लिए? देव श्रेणी वालों के लिए। क्योंकि अगर आपकी देव श्रेणी है कि आप मेष लगन है, सिंह लगन है, कर्क लगन है, धनु लगन है, मीन लगन है, वृश्चिक लगन है, तो यहां पर कहा जाता है कि बृहस्पति आपका मित्र ग्रह है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली का मित्र ग्रह कुंडली में मित्र है या नहीं है, किसी शत्रु के कैंप में तो नहीं बैठा हुआ। जब तक उस शत्रु को हराने का उपाय नहीं करेंगे तो देव श्रेणी वाले भी देव गुरु बृहस्पति की दशा में या वैसे पुखराज या केसर का तिलक लगाकर वो लाभ नहीं ले पाते जो ज्योतिष की किताब में लिखा होता है, जो बस स्टैंड से मिलती है, बुक शॉप से मिलती है, रेलवे स्टेशन के स्टॉल से मिल जाती है, वही पढ़ते हैं हम लोग। लघु पराशरी तो किसी ने पढ़ी नहीं होगी। ज्योतिष के सिद्धांत तो अधिक लोगों ने पढ़े नहीं है, या रेड बुक पढ़ लेते हैं, वो सस्ती सस्ती मिल जाती है 50 से 100 रुपए में, या फिर वो राशियों की किताब मिलती है कि इस 2020 की राशियां कैसी होंगी। किसी 2020 की राशियों की किताब में किसी में भी लिखा हुआ था कि सारा साल वेस्ट होगा किसी महामारी के कारण? किसी में भी नहीं लिखा हुआ था। केवल पंचांग दिवाकर में लिखा हुआ था। बस केवल पंचांग में ये लिखा पाया मैंने कि ये जो साल है ये प्रमादी है, और ये प्रमादी जो है वो प्रमाद पैदा करेगा। प्रमाद आप समझते हैं ना, लॉकडाउन पैदा करेगा। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है। नीच है तो जीवन को परेशान कर देता है, चाहे वो देव श्रेणी हो चाहे दैत्य हो। गुरु चंडाल दोष में है राहु केतु के साथ तो वो परेशान कर देता है। गुरु ग्रह बुध के घर में हो तो परेशान कर देता है। शुक्र या शनि के घर में हो तो परेशान कर देता है। गुरु बुध की युति हो तो भी परेशान कर देता है। इसलिए बृहस्पति के पीले पीले तिलक लगाने से पहले, पीले पीले पुखराज पहनने से पहले, पीले पीले धागे धारण करने से पहले, पीले पीले धागे धारण करने से पहले ये समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि क्या ये हमारी कुंडली में इस काबिल है बृहस्पति की स्थिति कि हम उसे धारण करें, तिलक लगाएं, पुखराज पहने। बहुत ज़रूरी है। तो ये चर्चा हमारी चल पड़ी है, और आज जितना आपका रिस्पांस मुझे मिला है उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपना रिस्पांस मुझे एक्सपीरियंस के तौर पे भी बताया है कि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी आपने कि हमें भी बृहस्पति की दशा में परेशानी हुई है, बर्बादी हुई है, टेंशनें मिली हैं। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बजाय मेरे व्हाट्सएप में लिखने के, क्योंकि मैं फिर उसका स्क्रीनशॉट लूँगा, आपका नाम या नंबर मुझे रब करना पड़ेगा, वो शेयर करूँगा कि देखिए अब आप लोगों के एक्सपीरियंस मुझे मिल रहे हैं, आप क्यों नहीं इस कमेंट लाइन में लिखते हैं। जब यहाँ पे 50, 60, 100 लोग सुन रहे हैं, फिर आप 60 लोग उसको शेयर करते हैं और 60 लोगों को सुनता होगा, तो यहाँ पर कमेंट लाइन में लिखें, कमेंट लाइन में, ताकि आपको पता चले कि माथा पीला करके आप सब पीले पीले तो नहीं हो गए कहीं। केसर का तिलक बड़ा काम खराब भी करता है। चलिए मैं इसको शेयर कर लूँ। सो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं साझी कर रहा हूँ, क्योंकि ये कलर थेरेपी है। कलर थेरेपी है। अब किसी का मकर लगन हो, कुंभ लगन हो, शनि बढ़िया हो, तो मैं उसे स्पष्ट कह देता हूँ कि काजल का तिलक लगा लिया करो। बच्चों का काजल मिलता है, उसको माचिस की तिल्ली के साथ हल्का सा ब्लैक सा तिलक लगाया करो। भाई शनि आपका ग्रह है, आपने लगाया होता केसर का तिलक, और फिर घूम रहे होते हैं अस्पताल कोर्ट कचहरी में, और गाली भी दे रहे होते हैं अपने पंडित को, ब्राह्मण को, एस्ट्रोलॉजर को जिसने बताया होता है, गाली भी दे रहे होते हैं।
अब मैं एक एक को तो पकड़ने वाला नहीं हूं, आपको बताने वाला हूं कि आप सही से उपाय कर लीजिए ताकि आप रिजल्ट ओरिएंटेड बन सकें। आपको मैं सच बताता हूं, इन्हीं जो मेरी आदत है क्रिटिक वाली, क्रिटिक हूं मैं एस्ट्रोलॉजी का, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। आप लोगों ने देख लिया होगा मुझे, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर बाय कमर्शियल नेचर, मैं तो इसका क्रिटिक हूं। और इसी क्रिटिक वाली मेरी आदत के कारण मैं किसी भी ज्योतिष के सम्मेलन में अब नहीं जाता हूं, मैं किसी सेमिनारों में नहीं जाता हूं जहां 200-400 रुपया 500 रुपया लेके गले में नकली प्लास्टिक के गोल्ड मेडल डाल दिए जाते हैं, है ना। ऐसे ही फालतू के वहाँ पे लेक्चर सुन रहे होते हैं, और गलती से जब वो मुझे माइक पकड़ा देते हैं तो उनका सारा सेमिनार ही डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि मैं वो बातें बोल देता हूँ वहाँ जाके जो उनको हजम नहीं होती। ये पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं मन की शांति नहीं है तो सुच्चा मोती पहन लो, आपका मन शांत हो जाएगा। चंद्रमा चाहे कुंडली में नीच की राशि में हो, चंद्रमा चाहे कुंडली में राहु या केतु के साथ ग्रहण दोष हो, वैसे ही इंसान आत्मघात तक पहुंच जाता है मानसिक अशांति के कारण, मानसिक अशांति के कारण। तो वो कहते हैं भैया तेरा मन शांत नहीं है, सुच्चा मोती पहन ले, चांदी का कड़ा पहन ले, चांदी में पानी पीना शुरू कर दे। ये पता नहीं कौन लोग हैं और क्या उन्होंने सीखा है, क्या सिखा रहे हैं दुनिया को, आई डोंट नो। और मुझे लोग कहते हैं वहां तो लाइन लगा के लोग जाते हैं, तो मैं हैरान होता हूं, इससे और भी हैरान होता हूं। मानसिक अशांति के कारण, मानसिक अशांति के कारण तो मैंने फिर जाना बंद कर दिया। चांदी का कड़ा पहन ले, चांदी में पानी पीना शुरू कर दे। ये पता नहीं कौन लोग और क्या उन्होंने सीखा है, क्या सिखा रहे हैं दुनिया को, आई डोंट नो। और मुझे लोग कहते हैं वहां तो लाइन लगा के लोग। चलिए, अब मैंने जहां जहां शेयर करना था बात करते करते शेयर कर दिया। तो सुच्चा मोती, ये जो सुच्चा मोती है या ये जो मैंने माला पहन रखी है रियल पर्ल्स की, या इसमें सुच्चा मोती लगा हुआ है, ये इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। आपको मैं बता देता हूं, आजकल के दिनों में, आजकल अभी मेरे पास, हाँ ये देखिए कंप्यूटर है मेरा, इसमें मैं देख रहा हूं कि जो शुक्र ग्रह है, ध्यान से अब सुन लीजिए मैं क्या कहने लगा हूं। शुक्र ग्रह, शायद आपको दिखेगा नहीं, ये कुंडली सी बन गई है, आज की बनी है, अभी अभी की, जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं, वृषभ लगन चल रहा है। शुक्र ग्रह जो है वो कर्क राशि में गोचर कर रहा है, कर्क राशि में गोचर कर रहा है शुक्र ग्रह आजकल। ध्यान से समझ लीजिए, डिस्पोजिटर सिस्टम क्या होता है कि कौन किसके घर में है। शुक्र ग्रह अगर कर्क राशि में है तो चंद्रमा के घर में, चंद्रमा के घर में शुक्र ग्रह गोचर कर रहा है आजकल, कर्क राशि में है, और अभी चलेगा 28 सितंबर तक। तो जिसके घर में शुक्र है, चंद्रमा, वो 2.25 दिन बाद घर बदल जाता है, हर 2.25 दिन बाद घर बदल जाता है। कभी वो 2 दिन के लिए उच्च के घर में आता है तो बहुत अच्छा, कभी वो 2 दिन के लिए राहु के साथ चले जाएगा तो डिप्रेशन का दिन होता है, कभी वो 2 दिन अपने मित्र के घर में चला जाए तो बहुत बढ़िया हो जाता है, कभी वो 2.25 दिन केतु के साथ मिल जाए तो फिर मानसिक अशांति, कभी वो 2.25 दिन के लिए 6ठे या 8वें या 12वें घर में चला गया तो और परेशानी, कभी वो शनि के साथ 2.25 दिन मिल गया तो विष योग, विष घुल जाता है जीवन में। तो हर 2.25 दिन बाद जो चंद्रमा मूड स्विंग कर देता है, आजकल शुक्र ग्रह के लिए मुसीबत खड़ी है, मुसीबत, मुसीबत। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह फिल्म इंडस्ट्री है, शुक्र ग्रह फिल्म इंडस्ट्री है।
इससे पिछले महीने शुक्र राहु के साथ था, जब वो सुशांत ने सुसाइड किया और रिया का नाम आ गया, सारा महीना उछलता रहा। अब शुक्र ग्रह चेंज हुआ है 1 तारीख को, तो कर्क में चला गया है। कर्क में चला गया, हर 2.25 दिन बाद ऐसे घर में चला जाता है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है दिन बर दिन हिल रही है, दिन बर दिन। क्योंकि कभी राहु के साथ चला जाता है, कभी शनि के साथ, कभी केतु के साथ, कभी अस्त घर में, कभी छठे घर में, कभी 8वें में, कभी 12वें में। आज कितने बड़े बड़े नाम आ गए हैं, आज कितने बड़े बड़े नाम आ गए हैं, आपको पता है। और सुन लीजिए, 28 सितंबर को यही शुक्र सूर्य के घर में चला जाएगा, वहां पे बिल्कुल बलहीन हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का घर गर्मी का घर है, चंद्रमा का तो घर जल का घर है, चंचलता पैदा कर देता शुक्र के अंदर। लेकिन सूर्य के घर में जब ये चला गया 28 सितंबर को, ये सितारे सारे गुल हो जाएंगे, बिल्कुल ठप हो जाएंगे, जितने अपने आप को ये सितारे समझते हैं। और 30 दिन रहेगा फिर वो लगभग सूर्य के घर में। इन सितारों की चांदनी सारी उड़ने वाली है। और सूर्य का घर जब पार करेगा बड़ी मुश्किल से यही शुक्र, 23 अक्टूबर को कन्या राशि में नीच हो जाएगा। ये मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। 23 अक्टूबर को नीच हो जाएगा, जो कि 16 नवंबर तक नीच रहेगा। 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक लगभग 45-46 दिन या 47 डेज नीच की राशि में राहु की दृष्टि में रहेगा। तो 16 नवंबर तक इस शुक्र के ऊपर संकट आया हुआ है। पिछला महीना शुक्र राहु था, तो ये सारा केस खुल गया, ड्रग्स का, ये वो नारकोटिक डिपार्टमेंट ने खोल दिया, समझ गए। ये महीना अब चंचल चंद्रमा के घर में है। जैसे ही चंद्रमा 2.25 दिन बाद अलग अलग घरों में जाता है, कभी ये पकड़ा गया, कभी वो पकड़ा गया, कभी ये आ गई, कभी उसका नाम आ गया, कभी नेताजी का आ गया, कभी पेंगुइन का आ गया, कभी बड़े पेंगुइन का, कभी छोटे पेंगुइन का, कभी सुपरस्टार का। महानायक को घर बैठे ही मुसीबत डाल दी है। आज सोनू निगम ने क्या ट्वीट किया मालूम, कि जिसकी बीबी नाटी उसका भी बड़ा नाम है, घर में ही बिठाते संसद का क्या काम है। ये सोनू निगम ने ट्वीट किया है कि घर बैठे मुसीबत पड़ गई महानायक को, क्योंकि ये चंद्रमा घूम रहा है और घूमते घूमते क्या कर देता है, ऐसी हरकत करवा देता है, परेशानी आ जाती है। तो 16 नवंबर तक ये शुक्र ग्रह डामाडोल स्थिति में है। अब ये केवल फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये मेरे जीवन में भी है, आपके जीवन में भी है शुक्र। हमारे चेहरे की रंगत, हमारे घर का सुख शांति, पति और पत्नी के बीच का प्रेम संबंध, प्रेमी प्रेमिका के बीच का स्नेह, लव अफेयर, आफ्टर एंगेजमेंट फियांसेस की आपसी स्नेह भावना, ये सारी शुक्र ग्रह से चलती है, सारी शुक्र ग्रह से चलती है। और ये 16 नवंबर तक शुक्र ग्रह की स्थिति डामाडोल है, डामाडोल। मिथुन राशि में था तो राहु के साथ था, कर्क राशि में आ गया तो चंचल है, सिंह राशि में आगे चला गया तो डाउन हो जाएगा क्योंकि सूर्य की गर्मी है, और जब कन्या में चला गया तो कहते हैं कि शुक्र नीच हो गया। वो भी 23 अक्टूबर से 16 नवंबर तक राहु की दृष्टि में रहेगा ये शुक्र। तो फिल्म इंडस्ट्री का सिंहासन हिल जाएगा। घरों में उन लोगों के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी जिनकी कुंडलियों में सप्तम भाव में दोष हुआ। सप्तम भाव किसका होता है? शुक्र का घर, जिसका कारक स्थान है। अब वहां राहु जी हुए, केतु जी हुए, मंगल जी ने मंगलिक किया हुआ, सूर्य ने अग्नि लगाई हुई, शनिचर ने कठोरता दिखाई हुई, तो समझ लीजिए ये जो 3 महीने मैंने आपको गिना दिए हैं 16 नवंबर तक, घरों में भी परेशानी आ जाएगी, मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। सप्तम भाव किसी का खराब हुआ, पंचम भाव किसी का खराब हुआ,
उनके प्रेम संबंध में परेशानी आ जाएगी। ये ज्योतिष है, सही ज्योतिष, जिसको वैदिक ज्योतिष कहा गया है, जो वेद में से हमारे पास आया है। ये कोई नकली किताब नहीं है कि मैंने 1940 में, 39 में, 52 में किताब लिखी, फिर तो मैं आज भी लिख सकता हूँ 2020 की किताब कोई अपनी मन मर्जी से। तो ऐसी रंग बिरंगी किताबों के रंग बिरंगी से अतरंगी से उपाय, 40-40 दिन नहरों पे बैठे रहते हैं आप लोग। उत्तर भारत में, खासकर पंजाब में तो बेड़ा गर्क है, कई चीजें दबा रहे हैं, उससे दबाने से ग्रह की शक्ति दबा बैठते हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया था, सप्तम भाव का शनि देखकर बहुत सारे लोग बंसरी में चीनी भर के दबा देते हैं लोहे की, मुड़ के शादी होती नहीं है, फिर हमें न्यूट्रल करवाना पड़ता है उसे। सूरज राहु का ग्रहण दोष देखकर बहुत सारे लोग तांबे का सिक्का जला जलाकर पानी में बहाते हैं, फिर उन्हें हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं, पिता की मृत्यु हो जाती है उनके जीवन में, सूर्य ही लॉस्ट कर देते हैं अपना। बहुत सारे लोग तांबे की गागर में मूंग साबत भर के विसर्जित कर देते हैं, और कई बार बुध ऐसा अस्त होता है, ऐसा डाउन होता है, फिर ना बुद्धि चलती है, ना वाणी चलती है, ना व्यापार चलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने जी अपने घर में बारिश का पानी रखा हुआ है, एक किसी बोतल में डाल के या किसी पीपे में डाल के उसमें चांदी का सिक्का डाल दिया। तो मैंने कहा कब से रखा है? अभी ये कल परसों का केस है, कल परसों का केस है ये। कहते काफ़ी देर से रखा। मैं कहा क्या मिला? कहते कुछ भी नहीं मिला, उल्टा डिप्रेशन बढ़ रहा है। मैं कहा इसका मतलब समझते हैं, जब आप पानी को बंद करके स्टोर कर देते हैं किसी बॉटल में, किसी पीपे में, किसी में टांका लगा देते हैं, इसका आप मतलब समझते हैं? कहते हैं नहीं, आप समझाइए। मैं कहा कभी किसी गांव का छप्पड़ देखा आपने? छप्पड़ तालाब टाइप होता है जो, जिसमें से पानी की निकासी नहीं हो सकती, सिर्फ बारिश का पानी ऊपर से गिरता रहता है, वो नदी की तरह बहता नहीं है। वो कहते हैं हाँ जी बहुत बार देखा है। तो मैंने कहा कि आपने छप्पड़ में, तालाब में वो गंदी सी बेल उगी हुई देखी है जिसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है? वो कहते देखी है। चीकड़ देखा उसमें? मैंने कहा, वो कहते देखा है। उसके पास जाकर खड़े हो सकते हैं 10 मिनट के लिए? कहते नहीं। मैं कहा दूसरी तरफ कभी आप हरिद्वार जाओ या किसी नदी के किनारे जाओ, जो नदी बह रही होती है, कल कल करती, सुंदर लगती है, उसमें कोई गंदगी भरे वो बेल उगी होती है, कोई बूटी सी उगती है उसमें? कहते नहीं। उसके जल को अंजलि भर के पी सकते हैं, गंगा के जल को या चलती नदी के जल को। कभी छप्पड़ का पानी ऐसे उठा के पी सकते हो? कहते नहीं। तो जो पानी आपने स्टोर कर लिया, किसी ने डब्बे में बंद किया हुआ है, किसी ने पीपे में, किसी ने बॉटल में, तो वो चंद्रमा को आपने जकड़ लिया है, मन को, अपनी सोच शक्ति को। डिप्रेशन तो फिर होगा भाई, डिप्रेशन तो होगा। फिर पानी तो बहता होना चाहिए, जल तभी निर्मल है। खड़ा हो गया तो उस पानी में बदबू आएगी ही आएगी, उस पानी में फंगस लगेगी ही लगेगी। उस जब आप लेके आएंगे उसका कलर कुछ और होगा, जब आप कुछ दिन बाद खोल के देख लो वो बिल्कुल तांबे जैसा रंग हो जाता है उसका। आप सब सुन रहे हैं, आपको कुछ इन बातों के तजर्बे हैं, क्योंकि ये रंग बिरंगी किताबों के उपाय हैं। तो लोग ऐसे रॉन्ग रेमेडीज, पीले पीले तिलक और हाथ पे अलग अलग तरह के धागे, मैं भी बांधता हूं। ये जो रेड है, येलो है, क्योंकि मेरे योगकारी हैं, एक बृहस्पति एक मंगल। अब किसी को पता नहीं है, यूथ को वैसे ही कुछ नहीं पता, वो तरह तरह के रिस्ट बैंड बांधते हैं, तरह तरह के उल्टे पटांग, और फिर कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व है ना, कोई लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व है, कोई फालतू की इश्कबाजी में इन्वॉल्व है, पूरा फ्यूचर अपना वेस्ट कर रहे हैं। पता ही नहीं है कि किस कलर की थेरेपी से हमारे जीवन में क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा, पता ही नहीं है। और ये पंजाब में, उत्तर भारत में
तो ऐसी रेमेडीज की हुई है हम लोगों ने कि समझ लो कमाल ही की हुई है। हाँ, अब देखो अमरजीत जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि गंगा जल बोतल में रख सकते हैं। अब इसको ध्यान से सुन लो। गंगा जल वेदों में, शास्त्रों में, लगभग हर कथा में, लगभग हर पुराण में गंगा नदी का उल्लेख आएगा, जिक्र आएगा कि गंगा एक पवित्र नदी है। इसीलिए गंगा को भी गंगा मैया कह दिया सनातन धर्म ने। उसका कारण है कि वो जहां से गौमुख से गंगा धरती की तरफ आ रही है, रास्ते में हिमालय पर्वत, बड़े बड़े जड़ी बूटियों वाले राह, जंगल मिलते हैं, और उन जड़ी बूटियों को स्पर्श हुआ जल जब धरती पे आता है तो वो इतना शक्तिशाली, इतना पावन, इतना औषधीय हो जाता है कि उसको कई बार पी लेने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। और उसमें आपको शायद पता या नहीं पता, गूगल कर लीजिएगा, हम जितनी मिनरल वाटर की बॉटल्स खरीदते हैं बिस्लेरी टाइप ऑफ, उनमें 12 मानक होते हैं, 12 स्टैंडर्ड्स होते हैं पानी की प्योरिटी के। और गंगा का जल जो गौमुख से लिया जाता है उसमें 16 स्टैंडर्ड्स होते हैं, 16 स्टैंडर्ड्स क्वालिटी है उसमें। गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा। मतलब रिफाइंड जो वाटर है मशीनों द्वारा, उससे भी ज्यादा ताकत नेचुरल गंगा जल में है। क्यों है? क्योंकि वो कल कल करती बहती हुई आ रही है, किसी तालाब में रुकी हुई नहीं है। वो जब शहर में आ जाती है तो सीवरेज मिक्स होते हैं, वहां पे सीवरेज मिक्स होते हैं। आप कभी कानपुर चले जाइएगा, कानपुर पूरा चमड़ा उद्योग का शहर है वो कानपुर, और शांति दूतों का शहर है वो, क्योंकि वो शांति दूत ऐसी शांति फैला रहे हैं पूरी दुनिया में। अगर सनातनी कहेंगे कि हम गऊ को मां कहते हैं, वो कहते हैं इस पे छुरी चला दो, शांति दूत। अगर सनातनी कहेंगे हम गंगा को मैया कहते हैं, तो वो कहेंगे इस जल में ही अब चमड़ा धोएंगे, जो जूता बनाने वाला चमड़ा, बूट बनाने वाला चमड़ा गंगा नदी में धोएंगे। कभी जाइए कानपुर, या कानपुर का अगर आपका कोई दोस्त मित्र है तो पूछ लीजिए। गंगा जल हम जब भी हरिद्वार जाते हैं तो घर में लेके आते हैं और उसको घर में रख लेते हैं। क्यों लेके आते हैं? कि हम उसका रोज थोड़ा थोड़ा सेवन कर सकें, या गंगा जल में कुछ औषधियां मिक्स करके, या अपने लगन के अनुसार मित्र ग्रहों की, जैसे हल्दी मिक्स करके, जो देव लगन वाले हैं वो स्नान भी कर सकते हैं, सेवन भी कर सकते हैं, इसलिए लेके आते हैं। लेकिन जो शहर से भर लिया गंगा जल किसी, वो कितने दिन में उसका क्या रूप बदल जाता है आपको तो पता नहीं है। या तो लेबोरेटरी में चेक कर लो, कोई गौमुख से भर के लाया हो, उसने अपने घर में रख लिया होगा 2-4 महीने, तो वो बच भी सकता है। कभी कानपुर से गंगा जल भर के ले आइए और उसको रख के पी लीजिए, मुझे बताइए क्या फर्क पड़ा आपको। तो जल चाहे गंगा मैया का हो, चाहे आसमानी बारिश का हो, चाहे साधारण हो, आपकी पानी की टैंकी का हो, अगर 10 दिन पड़ा रह गया तो परेशानी पैदा करता है। गंगा मैया के जल को इतना वरदान है कि वो कुछ समय उसके अंदर औषधीय शक्तियां रहती हैं, वो सेवन करने के लिए होता है, कंज्यूम करने के लिए होता है। बॉटल में भर के जरूर ले आए, बॉटल में भर के जरूर ले आए, लेकिन उसको सेवन किया जाता है। उसके लिए जब भी चरणामृत बनाया जाए, जब भी प्रयोग करना हो किसी धार्मिक कार्य में, तो उसको प्रयोग किया जाए। इसलिए ये समझना पड़ेगा हमें, जल वो है जो धारा प्रवाह बहे, वो ही पवित्र होता है, वही पावन होता है, वही शुभ होता है, वही शुद्ध होता है। ऐसे गंगा मैया का जल जितना शक्तिशाली है, जितना शुद्ध है,
जितना उतना ही पावन है, लेकिन वो कंज्यूमेबल है। कंज्यूमेबल, ठीक है, वो कंज्यूमेबल है। तो उसे जितना कंज्यूम करेंगे, जितना टाइम आपके पास रह गया उसको शॉर्टली कंज्यूम कीजिए, फिर जाइए गंगा मैया का स्नान करें, हरिद्वार जाएं और फिर भर के ले आए। बस इतनी सी बात है। तो ये आपको समझना पड़ेगा सारी बात को, सारी थ्योरी को, कि हमारी कुंडली जो है वो किस श्रेणी की है, देव श्रेणी की है या दैत्य श्रेणी की है, हमारा लग्न कौन सी श्रेणी का है। जिस दिन हमने इस थ्योरी को समझ लिया, जिस दिन हमने इस थ्योरी को समझ लिया, उस दिन हम इस सारे सिस्टम से फायदे लेने सीख जाएंगे, समझ गए। तो ये सारा सिस्टम मैंने अभी एक वीडियो भी पोस्ट किया था इससे पहले, और एक फोटो भी पोस्ट की है। शॉर्टली उसमें समझाया गया है ये सारा सिस्टम, शॉर्टली एक वीडियो में और एक फोटो में आपको मैंने समझाया है। उस वीडियो को और उस फोटो को आप जरूर अपने अपने प्रोफाइल पे शेयर कर लीजिएगा, या फिर वो वीडियो मेरे मोबाइल में सेव है, अगर वो किसी को चाहिए होगी तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको वो वीडियो और वो फोटो दोनों चीज़ें व्हाट्सएप के माध्यम से मैं भेज दूंगा। वो बड़ी कीमती है। जब आपने वो वीडियो और फोटो अपने पास सेव कर ली, आपको आपका लगन पता चल गया, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लगन के मित्र ग्रह और लगन के एंटी ग्रह कौन कौन से हैं। जब आपने ये समझ लिए तो आप उपाय में गलती कर ही नहीं पाएंगे। आप जब केसर का तिलक लगाने की कोशिश करेंगे और आपको पता चल जाए मैं तो दैत्य श्रेणी की लगन है मेरा, कि मेरा मकर लगन है, कुंभ लगन है, मिथुन है, कन्या है, तुला है, वृष है, तो आपकी उंगली कांपने लग जाएगी, वहां जाएगी ही नहीं। तो ये सारा खेल कलर थेरेपी का है। ये सारा खेल उस सिस्टम का है, उन रश्मियों का है जो सूर्य भगवान की शक्ति से धरती पे आती हैं। आपने रेनबो देखा होगा, बारिश के कुछ समय बाद आपने रेनबो देखा होगा। रेनबो में सभी कलर्स नजर आते हैं, और जिनको प्रिज्म का पता है, प्रिज्म का, कि एक तरफ से रेज जा रही है, दूसरी तरफ से 7 रंग बाहर निकल रहे हैं, जिनको ये थ्योरी ऑफ प्रिज्म पता है, उन्हें ये मालूम है कि ये सारे रंगों का खेल है। आज पॉली फार्मिंग होती है। आज के दिन आप जब कभी गांव से या शहर से कभी बाहर वाली सड़कों में की तरफ जाएंगे, जब भी कभी निकलेंगे, तो आप देखेंगे खेतों में ऐसे पॉलीथिन की पॉली फार्मिंग हो रही होती है। पॉली फार्मिंग सीधा सीधा वही खेल है जो खेल हम अपने हाथों पर रतन पहनकर करते हैं। याद रख लीजिए, अब साइंस उसको अपना रही है। पॉली फार्मिंग सीधा सीधा यही खेल है जो साइंस ने अब अपनाया है एग्रीकल्चर के लिए। वेदों ने हमें तब बता दिया था जब इंसान को इन चीज़ों की समझ भी नहीं थी, ना कोई नासा था, ना कोई दूरबीन थी, ना कोई कैमरे थे, ना कोई इंटरनेट था। अब पॉली फार्मिंग में क्या होता है? पॉली फार्मिंग जो है, पॉली फार्मिंग समझ लो, वो यही है कि ऊपर से सनलाइट में तो सारे प्लैनेट्स की रेज ने नीचे आना ही है। अब पॉलीथिन के अंदर जो एग्रीकल्चर खेती हो रही होती है, उसके अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है कि जो फूल स्विट्जरलैंड में उगते हैं,
वो लुधियाना में उगते हैं आप, या माछीवाड़ा वाली रोड पे जाएंगे आप, जो फूल विदेशों में उगते हैं वही क्लाइमेट तैयार करके यहां पैदा कर लिए जाते हैं। जब हम छोटे थे तो हमने केवल ग्रीन कलर की शिमला मिर्च देखी है, और आज शिमला मिर्च के कितने कलर हैं पता है आपको? गाजर के कितने कलर हैं पता है आपको? हर कलर की शिमला मिर्च, हर कलर की गाजर अब आ रही है बाजार में। कैसे आ रही है? वो सारा खेल पॉली फार्मिंग का है, सारा खेल। और सारी थ्योरी वही थ्योरी है जैसे हम येलो पुखराज पहनकर येलो रश्मियां बॉडी में प्रवेश करवाते हैं, मैरून कलर का रूबी पहनकर मैरून रश्मियां अपनी बॉडी में प्रवेश करवाते हैं, वैसे ही पॉली फार्मिंग के उस पॉलीथीन के कलर और अंदर के क्लाइमेट का सारा खेल है कि नीचे नीचे फूल हो, सब्जी हो, अपनी मर्जी की जलवायु की पैदा की जा रही है, अपनी मर्जी की। लेकिन इसमें भी एक सतर्कता रखनी पड़ती है किसान को कि उसे पहले अपनी जमीन का सॉइल टेस्ट करवाना पड़ता है। किसी ने सॉइल टेस्ट वर्ड सुना है? क्योंकि मोदी जी के आने के बाद तो ये बहुत प्रचलित हो गया, सॉइल टेस्ट पहले कराइए, बाद में कौन सी फसल लगानी है देखें। किसान कार्ड भी उन्होंने बनाया। तो जो सॉइल टेस्ट है, सॉइल टेस्ट, मट्टी का जो टेस्ट है, वो क्या है आपको पता है? वो सॉइल टेस्ट उस खेत की मट्टी के बारे में ये बताता है कि ये देव लगन की है या दैत्य लगन की है। अगर ये देव लगन की सॉइल है तो इसमें ये फसलें ज़्यादा जल्दी उगेंगी और अच्छी उगेंगी और पौष्टिक आहार देंगी। अगर ये दैत्य लगन की सॉइल है तो उसमें ये फसलें बढ़िया उगेंगी और बढ़िया ताकतवर उगेंगी। कई बार हम अपने गमलों में, घर में फूल पौधे लगाने की कोशिश करते हैं और वो नहीं लगते। उसका मतलब समझते हैं आप? उसका मतलब यही है कि सॉइल किसी और श्रेणी की होती है, पौधा किसी और श्रेणी का होता है, उन दोनों के बीच में तालमेल नहीं होता, पौधा फल नहीं दे पाता, पौधा फल फूल नहीं पाता, वही वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। जितना मर्जी हम उसको पानी डालते रहते हैं, खाद डालते रहते हैं। बिल्कुल सेम यही सॉइल टेस्ट है आपकी कुंडली का लगन। ये सॉइल टेस्ट है जो आपको बताएगा कि लगन जमीन का कौन सा है, और ये लगन टेस्ट है जो हमें बताता है कि हमारी कुंडली देव श्रेणी की है या दैत्य श्रेणी की है। सिंपल सी बात है, इसे आप समझ लीजिए। और इसलिए मैंने एक वीडियो और एक फोटो इस लाइव से पहले शेयर किया था, आप मेरे प्रोफाइल पे ढूंढ लीजिएगा, और जिसको वो चाहिए होगी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, प्लीज़ सेंड वीडियो, एस्ट्रो वीडियो लिख दीजिएगा, नहीं तो मैं कोई और वीडियो भेजने लग जाऊंगा। मेरे मोबाइल में बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं। आप लिखिएगा प्लीज़ सेंड एस्ट्रो वीडियो, तो मैं आपको वो वीडियो भेजूंगा। और वो वीडियो और वो फोटो जो मैंने अभी अभी शेयर किया, या खुद ही डाउनलोड कर लीजिएगा, मुझे काम पे मत लगा देना खुद ही फेसबुक से डाउनलोड कर लीजिएगा फोटो और वीडियो, उसको संभाल लीजिए। आप कभी भी उपाय में फ्लॉप नहीं होंगे, फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये बड़ा ही गूढ़ रहस्य है जिसको हम धीरे धीरे खोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारा देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है, क्योंकि जब बृहस्पति की बात चल रही है, देवगुरु की बात चल रही है, जब बृहस्पति देव की बात चल रही है जब, तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसी जो गूढ़ रहस्य भरी बातें हैं वो खुलेंगी, वो मिलेंगी, वो समझ में आएंगी। क्योंकि बृहस्पति ग्रह है तो ये ज्योतिष है, ये ज्ञान ही, ज्योतिष जो है वो बृहस्पति देव का ज्ञान है। क्योंकि ये ज्ञान, जब विद्या या एजुकेशन की बात करते हैं तो सीधा सीधा जुपिटर की बात होती है।
तो हमारा जो ये लाइव है, इसका सारा संबंध जुपिटर के ऊपर है आज, और ज्योतिष का ज्ञान भी जुपिटर का ही ज्ञान होता है। तो बृहस्पति और केतु इस समय धनु राशि में है। आइए अब थोड़ा सा वापस अपने विषय में जाते हैं, क्योंकि बेसिक बातें जो आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, वो भी बड़ी कीमती होती हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा समझने वाली होती हैं। जब पर्दे के पीछे की बातें आपको पता चल जाएंगी, पर्दे के पीछे की बातें, तो आपको पर्दे के आगे क्या हो रहा है उसका आनंद आएगा। समझ गए? तो ये आपने पीछे की बातें सुनी है कि व्हाट इज पॉलीफार्मिंग, ये आपने पर्दे के पीछे की बातें सुनी है, व्हाट इज कलर थेरेपी, ये आपने पर्दे के पीछे की बातें सुनी है कि गंगा मैया के जल में इतनी शक्ति है, वो 2-4 साल भी रह सकता है घर में, लेकिन उसका सेवन करिए, उसको डब्बे में बंद करके रखें मत, उसका कोई फायदा नहीं है। तो जिस कार्य के लिए भागीरथ जी ने गंगा को धरती पे उतारा, उसको उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए, उसे प्रयोग करके फिर से बहाना बनाइए कि गंगा मैया के दर पे फिर से हरिद्वार जाएंगे, फिर से लोटा भर के ले आएंगे। और इतना मत लाइए कि 2-4 साल पड़ा रहे, इतना लाइए कि 2-3 महीने में खत्म हो जाए, 6 महीने में खत्म हो जाए, फिर जाएंगे, फिर लेके आएंगे। और हरिद्वार जाकर हर की पैड़ी के ऊपर गंगा जी का स्नान कर लेने से ही राहु ग्रह और केतु ग्रह हमारे ऊपर बुरा प्रभाव नहीं डाल सकते। समझते हैं इस बात को? हमारी जो ज्योतिष शास्त्र है, जब हम उसको अपने गुरु के माध्यम से सीखने जाते हैं, खासकर किसी वैदिक आचार्य, किसी ब्राह्मण से, तो वो पहली शर्त भी ये रखते हैं कि अगर ज्योतिष को सीखकर प्रोफेशनल वे से लोगों के साथ आपने करना है, उनको बताना है उनका राहु कैसा, केतु कैसा, मंगल कैसा, शनि कैसा, शुक्र कैसा, तो आपको हर महीने गंगा जी का स्नान भी करना पड़ेगा, नहीं तो ज्योतिषी तबाह बर्बाद हो जाता है। आपको बहुत सारे लोगों को शायद पता हो इस बात का, हो सकता है ना भी पता हो। ज्योतिषी ही तबाह बर्बाद हो